ठीक है। ना फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग क्या करेंगे, तो सन को सेंटर पे लेकर के अर्थ के पाथ को सर्कुलर ले लेंगे। ठीक है। सो एलिप्टिकल पाथ से भी कैलकुलेशन हो सकता है, बट मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं यूजुअली। ठीक है। मे बी एडवांस लेवल पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे देखेंगे। लाइक जैसे ये देखो ना, अगर इसका सेमी मेजर एक्सिस a कॉमा 0 हो जाएगा, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b? इज इट ए ई कॉमा 0? आपको पता है ना ये चीज? Yes. माइनस ए ई कॉमा 0 एंड उसी तरह से माइनस ए कॉमा 0। ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस में रिलेशन क्या होता है? b इक्वल्स टू 1 माइनस ई इंटू ए होता है क्या? मुझे याद नहीं है, इसलिए आप बताओ। एलिप्स का प्रॉपर्टी से आता है, बताओ। कुछ है रिलेशन इस तरह का b और a में? ओके, लीव इट देन। जरूरत हमें है नहीं, बस मैं इसी तरह से पूछ रहा था। इलिप्स हो गया ना तुम लोगों का? Yes, sir. तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। अभी मे भी हो सकता है मैं किसी और डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, बट दिस वाज द फर्स्ट लॉ कि इलिप्टिकल पाथ में होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सन को सेंटर पे लेकर के सर्कुलर पाथ ही यूज करेंगे। ठीक है। अगर कहीं पे इलिप्टिकल स्पेशली बोला जा रहा है, देन वी विल सी हाउ टू डील विद, बट फॉर द टाइम बी हम सर्कुलर पाथ लेंगे अर्थ का सन के चारों तरफ। सेकेंड लॉ, what is the second law? The line joining the planet and the sun sweeps Sweeps equal areas equal in area equal. and equal intervals of time. या सो सीधा सीधा इसे हम बोले अर्थ स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल in its path। with respect to sun। Actually this is the consequence of conservation of angular momentum। ऐसा क्यों होता है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के वजह से होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द सन एंड अर्थ। तो अगर अर्थ को ए से बी पे जाने में डेल्टा टी टाइम लगता है, और उसी तरह से यहाँ पे अर्थ को सी से डी पे आने में, हालांकि ये छोटा टाइम इंटरवल लेना है हमें, ठीक है, छोटा लेते हैं। तो अगर ये सब में टाइम इंटरवल बराबर लग रहा है, इन दैट केस दीज एरियाज आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। फॉर सेम टाइम डेल्टा टी, area of the triangle SAB equals to area of the triangle SCD equals to area of the triangle SEF। ठीक है। जैसा मैंने बोला कि इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसके थ्रू हम लोग बात करें कि कैसे होता है। सो दिस इज द सन and this is earth।
सो जो फोर्स लग रहा है वो क्या सन से पास कर रहा है, सन के पॉइंट से पास कर रहा है। तो यस, तो अगर हम सन को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें, सो देयर इज नो टॉर्क ऑन अर्थ। Sir, यस sir, can you check the meeting room? यस, यहाँ मुझे नहीं दिखा कुछ डिस्प्ले में। या सो since torque on earth is 0 about axis through sun, therefore conservation of angular momentum is applicable about s के अबाउट हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? So if this is the position, so direction of motion is this one v। अगर इसे मैं आर ए ले लूँ तो वेलोसिटी इज वी ए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल भी आ जा रहा है, लेट्स से अल्फा और थीटा ए। किसके बीच में? तो वेक्टर आर और वेक्टर वी के बीच में ये एंगल आ जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ से पार्टिकल छोटे से टाइम में नए पोजीशन पे चला गया, लाइक दिस। तो ये भी आर ए है। Now, according to angular momentum at point A, angular momentum at point A, is it mass into velocity into RA into sine of theta A? क्या यही होता है? यही होता है ना फॉर्मूला, m into r cross b। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। नाउ इफ यू सी द साइन थीटा कॉम्पोनेंट, तो वो एक्चुअली ऐसे आ जाएगा, है ना। ये वाला कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट चला जाएगा, तो ये वाला कॉम्पोनेंट साइन कॉम्पोनेंट आ जाएगा। ठीक है, आई विल कॉल इट आर परपेंडिकुलर। तो ये जो पूरा आर साइन थीटा है, दैट इज बेसिकली आर साइन परपेंडिकुलर। ठीक है, सो एम वी ए इंटू आर परपेंडिकुलर, ऐसा लेना है। नाउ फॉर न्यू पोजिशन, ये एल से डिनोट होना चाहिए ना, नॉट ए, एल। नाउ फॉर न्यू पोजीशन ऑन द सेम लाइन, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी वी बी है। छोटा सा टाइम लेंगे तो वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं लेंगे, सेम वेलोसिटी लेंगे ऑलमोस्ट। तो इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड एट पॉइंट बी विल बी एम इंटू वी बी इंटू आर बी। इसे अब आर ए बोल देना ऊपर वाले को। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, एक गड़बड़ किया ना। आर ए को एज इट इज रखना है, वेलोसिटी को रिजॉल्व किया है मैंने। सो कीप आर ए एज इट इज, मतलब जो बोला है वो गलत नहीं बोला है, लेकिन उसका यूज नहीं करके हम लोग वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर लेना है आर ए पे। ठीक है, सो इट विल कम लाइक आर ए इंटू वी परपेंडिकुलर। ठीक है, किस पे ये परपेंडिकुलर है? तो आर ए पे परपेंडिकुलर है, यू कैन सी द फिगर। लाइकवाइज यहाँ पे भी साइन थीटा बी होगा, बट इसे हम लिखेंगे v इंटू आर बी इंटू वी परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ जैसा मैंने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम एट ए बराबर एंगुलर मोमेंटम एट बी कर दोगे आप। दोनों को इक्वेट करने से m इंटू आर ए इंटू वी परपेंडिकुलर एट ए
equals to m into RB into V perpendicular at B. m कैंसिल करके दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई विथ टाइम डेल्टा t से, क्योंकि हमने ये माना है कि ए पोजीशन पे जो टाइम इंटरवल है और बी पोजीशन पे जो टाइम इंटरवल है वो दोनों बराबर लेंगे. इनटू डेल्टा टी. ठीक है, m तो कैंसिल हो गया और डेल्टा टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ कैन यू सी द फिगर एंड टेल मी व्हाट दिस टर्म इज इक्वल्स टू? Is it the base of the triangle? See in the figure, वेलोसिटी को अगर आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेसिकली लेंथ मिला ना ये, और ये लेंथ क्या है? दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल. वैसे ही ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो तो उसका बेस लेंथ जो होगा दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मेट. तो एक ट्राइंगल है जिसका हाइट मिल गया, जिसका बेस मिल गया, अगर उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दे अब दोनों तरफ तो क्या एरिया मिल जाएगा? नाउ इफ आई मल्टीप्लाई फर्दर हाफ ऑन बोथ साइड, सो क्या होगा? तो ये पूरा का पूरा एक एरिया हो जाएगा जो ऊपर दिख रहा है. ठीक है, इफ आई नेम इट लाइक एस पी क्यू आर एस आर टी. सो पहला वाला जो टर्म है वो हो जाएगा एरिया ऑफ एस पी क्यू और दूसरा वाला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर टी. एंड हेंस प्रूव्ड. क्या प्रूव किया हमने? कि बराबर टाइम इंटरवल में बराबर एरिया सन को फोकस में रखते हुए अर्थ स्वेप करेगा. ठीक है, सो एरिया स्वेप इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिस इज योर सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ, थर्ड लॉ सेज कि टाइम का स्क्वायर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ऑफ द डिस्टेंस होता है. किसी ऑर्बिटल में प्लैनेट मूव कर रहा हो तो जो टाइम पीरियड होगा ना और उसका जो रेडियस होगा उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि सर्कुलर पाथ है. सो बीइंग सर्कुलर एंड सेंटर पे सन होगा, ये अर्थ है. तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी v लेना पड़ेगा. हेलो सर. यस. वेटिंग रूम में बहुत लोग हैं. यस. प्लीज लेट मी नो. हाँ, यहाँ पता नहीं क्यों मैसेज क्यों नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है, या आ रहा होगा तो मुझे पता नहीं लग रहा है. ओके, सो द थर्ड लॉ सेज कि जो ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रहा है ना उसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड जो होगा उस रेडियस के उस सर्किल के रेडियस के साथ रिलेटेड होगा. ठीक है, सो नाउ हाउ टू प्रूव दिस? ये तो याद रखना है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाओगे. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर? अगर यहाँ पे ms ले लो और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ ले लो तो ms इंटू me अपॉन r टू द पावर स्क्वायर आएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू me इंटू v स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा. तो यहाँ से v का रिलेशन मिल गया. v स्क्वायर इक्वल्स टू gms अपॉन r. एक्चुअली यही ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहलाता है. ठीक है, तो हालांकि इसका यूज करेंगे लेकिन इसे ही हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं. तो इसे ले लेते हैं यहाँ पे. द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल
वेलोसिटी। ठीक है, उस पर अलग से डिस्कशन कर लेंगे। अभी के लिए क्योंकि ये v मिल चुका है, तो क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? तो हाउ मच इज द डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन वन साइकिल? 2 pi r। विथ व्हाट स्पीड? इट इज गिवन ओवर हेयर। सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, सो 2 pi r रूट अंडर r अपॉन gms। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, सो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 pi r cube upon g into ms. Now you see this term is constant. Mass of the sun g and 4 pi, this is term constant, and therefore time period of completing the circle or cycle is proportional to r to the power 3 upon 2, is it? t square is proportional to r cube, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड लॉ। दैट्स इट, इतना ही है 3 लॉज में। So if we take this example, what does it says? The time period of Jupiter is 11.6 years. Obviously sun के चारों तरफ। How far is the Jupiter from the sun? If the distance of Earth from the sun is given as this, ठीक है ना, अर्थ का डिस्कशन किया इसने। सो ये सन है, अर्थ है, एंड हियर इज द जुपिटर। इसका अपना एक पाथ रहेगा, जुपिटर का अपना एक पाथ है। ठीक है, इसका अपना टाइम पीरियड है, इसका अपना टाइम पीरियड है अर्थ का। ठीक है, और जुपिटर का दे रखा है टाइम पीरियड, अर्थ का भी टाइम पीरियड हमें पता है इन टर्म्स ऑफ ईयर 1 ईयर होता है ना। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टू रोटेट अराउंड अ सन? इट इज 1 ईयर। और जुपिटर का दे रखा है। डिस्टेंस पूछा है, अगर अर्थ का डिस्टेंस पता है सन से, तो अगर आर ई पता है देन आर जे इक्वल्स टू वॉट? तो क्या ये कनेक्ट हो जाएगा जुपिटर के लिए? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर जे क्यू। अर्थ के लिए टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ई क्यू। दोनों को डिवाइड कर दें तो टी जे स्क्वायर अपॉन टी ई स्क्वायर इक्वल्स टू आर जे, जुपिटर का डिस्टेंस क्यूब, एंड आर ई का क्यूब। हमें आर जे निकालना है। आर जे, सो ये हो जाएगा टी जे अपॉन टी ई होल स्क्वायर इंटू आर ई टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। बाकी सॉल्विंग है। सो फाइनली आर जे इज इक्वल्स टू टी जे। टी जे कितना है? 11.6। टी ई इज 1, 2/3 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द आंसर। रेडियस ऑफ जुपिटर। ठीक है, सो अंडरस्टूड हाउ विल यू अप्लाई दिस? नाउ सेम इज ट्रू फॉर कि एक ही प्लैनेट जो है ना वो अपना डिस्टेंस को चेंज कर ले। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि अ प्लैनेट अराउंड सन
मूविंग इन रेडियस r हैज़ टाइम पीरियड t। तो अगर ये प्लैनेट फॉर सम रीजन, चाहे मैकेनिकली या किसी तरह से, कोई नए ऑर्बिट में उसे पहुंचा दिया जाए या पहुंच जाए जिसका रेडियस 3r है, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड देयर। ठीक है, अ प्लैनेट इज शिफ्टेड या खुद से शिफ्ट हो जाए फ्रॉम r to 3r फ्रॉम सन, फाइंड t डैश। तो क्या ये क्लियर है? करना क्या है यहाँ पे? सिंपल, टी डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3r का होल क्यूब अपॉन r का होल क्यूब करना है, यही करना है। और यहाँ से टी डैश निकल आएगा। सो दिस टी डैश इक्वल्स टू टी इंटू 3 to the power 3/2। इज इट गाइस? So the time period of this same planet in new orbital will be given as 3√3 times the original time period or initial time period। ठीक है ना? देखो यहाँ पे कुछ भी और काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप इस ऑर्बिट में छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली इस प्लैनेट को का वेलोसिटी v डैश, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा एफ डैश, वो सब आपस में एडजस्ट होगा, तभी इस ऑर्बिट में वो फिट हो पाएगा, राइट? तो डिस्टेंस फिक्स हो जाने से वेलोसिटी फिक्स हो जाएगा, टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फोर्स जो लग रहा है वो फिक्स है। सो सेम इज ट्रू फॉर ऑल अदर ऑर्बिट्स ऑल्सो। सो हर यूनिक ऑर्बिट का रेडियस अलग है, तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फोर्स सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे केवल किसके बीच में हमें सोचना है? तो सेंटर पे जो सन है और जो प्लैनेट है, केवल उसके बारे में सोचना है। इट डज नॉट मैटर हाउ द प्लैनेट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर प्लैनेट। ठीक है, देखो ये बनेगा। Relate the distance SP, relate RP VP with corresponding quantity at the aphelion RA and VA। Will the planet take equal time to traverse from BAC, B से A और C तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा क्या CPB? चेक करो और बताओ मुझे जरा ये क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्वेश्चन ही आ रहा है ना? Yes, sir. राइट।
सो यस, सबसे पहले ए पे वेलोसिटी इधर है वीपी और ये रहा रेडियस आरपी, पी पे सॉरी आर ए, पी पे वेलोसिटी इधर होगा वीपी और ये रहेगा डिस्टेंस आर पी। सो क्या कंजर्वेशन लगेगा ए और बी के बीच में? एंगुलर मोमेंटम एट ए इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट पी। सो ए पे एंगुलर मोमेंटम हो गया m इंटू वी ए इंटू आर ए, ठीक है। थीटा साइन थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि वहां पे आर ए और वी ए दोनों 90 डिग्री पे दिख रहे हैं। सेम इज ट्रू फॉर पी ऑल्सो। सो m इंटू वी पी इंटू आर पी एंड देयरफॉर ये दोनों कैंसिल हो गया, इससे रिलेशन आ गया वी ए आर ए इक्वल्स टू वी पी इंटू आर पी। क्लियर है? हमें आर ए बड़ा दिख रहा है आर पी से, इसका मतलब वेलोसिटी बताओ कहां पे ज्यादा है, पी पे या ए पे? P. पी पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, P. पी पे वेलोसिटी ज्यादा होगा। जहां डिस्टेंस कम वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगा। सो दूर के पॉइंट पे कम होगा एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसवर्स, व्हाट इज योर आंसर, यस और नो? No. क्या बी से सी पे आने का टाइम सेम है, यहां से यहां आने का टाइम, और यहां से सी से वापस बी पे जाने का टाइम सेम लगता है या नहीं? No. सो यहां से हम एरिया से प्रूव कर सकते हैं, क्लियरली ये बात बोल देंगे, एक्चुअली एरिया से प्रूव कर देंगे। तो जो एरिया है वो छोटा दिख रहा है और हमें पता है कि इक्वल एरिया में इक्वल अगर एरिया है तो टाइम भी इक्वल लगता है, राइट? सो सी, क्लियरली एरिया इनक्लोज्ड बाय सी पी बी एस, सी पी बी एस, ठीक है। वो कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं है लेकिन जो दिख रहा है इज स्मॉलर देन द एरिया सी ए बी एस, इज इट और नॉट? सी ए बी ये वाला एरिया है, बट जबकि सी पी बी एस जो है वो ये वाला एरिया है। सो ऑब्वियसली ये छोटा है और ये वाला बड़ा है और इसलिए टाइम नहीं हम बोलेंगे। इनफैक्ट टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो टाइम टेकन फ्रॉम BAC is more than time taken from CPB। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ऑन एन एवरेज किधर टाइम ज्यादा है, ऑन एन एवरेज वेलोसिटी किधर ज्यादा है, पी साइड पे या ए साइड पे? पी साइड पे ना, यहाँ देखो। Yes, sir. सो पी साइड पे ऑन एन एवरेज स्पीड ज्यादा है और लेंथ तो दोनों बराबर है, पूरा हेमिस्फीयर सॉरी इलिप्स का हाफ है पूरा, दोनों पार्ट, तो लेंथ दोनों तरफ बराबर है। ऑन एन एवरेज पी साइड पे स्पीड ज्यादा रहेगा तो टाइम कम लगेगा पी साइड पे, और ए साइड पे टाइम ज्यादा लगेगा। दैट इज व्हाट आई हैव रोट हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहां देखो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट आंसर बताओ। रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू व्हाट? सीधा सीधा एरिया, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एम आई राइट?
Yes, sir. and therefore it will be a upon 2a, that is 1 upon 2, a upon 2a. Area is proportional to time. कैसे? तो देखो, मैंने लिखा था एरिया को हाफ इंटू आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है? तो अगर मैं हाफ इंटू आर इंटू वी इंटू डेल्टा टी ऐसे देखना शुरू करूं, तो क्या किसी भी पोर्शन के लिए आर इंटू वी बराबर होगा? बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर ए वी ए इक्वल्स टू आर बी वी बी। तो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट हो गया इसका मतलब। सो क्या एरिया डायरेक्टली डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है? सो यस, इट इज कमिंग, एंड देयरफॉर डायरेक्ट एरिया का रेशियो ही टाइम का रेशियो होगा। सो 1/2 इज द आंसर टू दिस। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड एरियल वेलोसिटी एट 1 and 2। एरियल वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो dA अपॉन dt को एरियल वेलोसिटी कहा जाता है। रेट चेंज ऑफ एरिया को हम कहेंगे एरियल वेलोसिटी, ठीक है? तो अभी यहीं से बात करते हैं। ये डेल्टा ए था, तो यहां से बताओ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू वी आ रहा है। क्या ये कांस्टेंट है एरियल वेलोसिटी? आंसर इज यस। हाफ इंटू आर इंटू वी, आर इंटू वी एंगुलर मोमेंटम से हमेशा सेम रहेगा। सो एरियल वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो सी का आंसर क्या होगा? द रेशियो ऑफ एरियल वेलोसिटी एट ए एंड बी 1. इट इज 1, ठीक है? वेलोसिटी तो सीधा सीधा रेडियस का उल्टा कर दीजिएगा, r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1। ये आएगा ए का आंसर, ठीक है? और क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो पता है तो तुम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिख सकते हो, तो बी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना? तो सर्कुलर पाथ नहीं है, सो हाउ टू डील विद दिस? रेशियो ऑफ टाइम पीरियड बोल रहा है, और क्वेश्चन में जो दे रखा है वो डिस्टेंसेस वगैरह के फॉर्म में दे रखा है। टाइम पीरियड होता है पूरा एलिप्स में कवर करने में कितना टाइम लगेगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सर्किल का है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करके। So you should take the average distance. The mean. Yeah. Yes. You should take the average distance. So T1 square should be proportional to A plus B by 2 whole to the power 3. वैसे ही T2 square is equals to A plus C by 2 whole to the power cube. ये होना चाहिए। So T1 upon T2 should be A plus B upon A plus C whole to the power 3 by 2. चेक करते हैं आंसर। I don't have confidence in this answer, but देखते हैं। यही है आंसर, दिख रहा है नीचे आंसर दिया हुआ है। So it is right, ठीक है? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एवरेज जो किया ना वो उसका प्रूफ नहीं था मेरे पास, मैंने प्रूफ नहीं लिया कहीं से, ठीक है? अगर पहले मुझे ये प्रूफ करना पड़ जाए, एक बार को ये प्रूफ करना पड़ जाएगा कि इलिप्स को के टाइम पीरियड को अगर डील करना होगा तो इलिप्स का फॉर्मूला वगैरह लगा करके मुझे पहले ये प्रूफ करना चाहिए, तब जा करके फिर
हम इस कंक्लूजन पे या इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो किया तो नहीं है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, इलिप्स वाला करेंगे भी नहीं। सो आप इसे डायरेक्ट यूज़ करो, ठीक है, कि हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी भी कीजिएगा। सो दिस वाज योर कैपलर्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। जो अर्थ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जो अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, ठीक है, तो दो तरह का ऐसे सैटेलाइट होता है, बट हम लोग वी विल टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट डू वी मीन बाय जियो स्टेशनरी? Stationary with respect to Earth. वेरी गुड, स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो इसका मतलब ये है कि उस सैटेलाइट का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। जैसे अर्थ ओमेगा से रोटेट कर रहा हो तो ये सैटेलाइट भी ओमेगा से ही रोटेट करे। इन अदर वर्ड्स, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज दैट ऑफ 1 डे ओनली। अर्थ एक चक्कर एक दिन में लगाता है तो वो सैटेलाइट भी पूरा एक सर्किल एक दिन में लगाएगा इस ऑर्बिट में। है ना? सो दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इससे क्या होगा कि जो इंडिया का सैटेलाइट है वो इंडिया के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, जो रशिया का सैटेलाइट है वो उसके ऊपर ही रहेगा। सो वी नीड टू डिटरमाइन दैट हाइट। वो कौन से हाइट पे जाकर के सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में प्लेस करेंगे ताकि वो जियो स्टेशनरी बन जाए। ठीक है, तो वो हाइट वगैरह भी निकाला जाता है। सो फिलहाल अगर हम फॉर्मूले का बात करें तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वेलोसिटी v है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था ना पीछे सॉल्व करके। ये मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं m, सैटेलाइट का मास स्मॉल m ले लेते हैं। सो फोर्स इक्वल्स टू g कैपिटल M इंटू स्मॉल m upon r plus h, where h is the height of the satellite from the earth surface, is equals to mv square upon r plus h, जिस रेडियस में सैटेलाइट मूव कर रहा है, और यहाँ से v निकल करके आ रहा है gm अपॉन r plus h रूट कवर। गॉट इट? इसे हम बोलते हैं v ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? स्मॉल m पे डिपेंड कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन मास। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या सिंपली सैटेलाइट का बात करें, या सैटेलाइट के अलावा कोई प्लैनेट मास भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है, जैसे मून हो गया जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो क्या मून के मास पे डिपेंड करेगा ये वेलोसिटी? आंसर इज नो। केवल जिसके अबाउट मूव कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करेगा। जैसे मून अगर अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी होगा वो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। अर्थ अगर सन के चारों तरफ मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी अर्थ का होगा किसी भी मोमेंट पे वो सन के मास पे डिपेंड करेगा, ना कि अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा। गॉट इट दिस? जो सैटेलाइट होता है वो अपने मास पे डिपेंड नहीं करता है, जिसके चारों तरफ मूव कर रहा है उसके मास पे केवल डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई सैटेलाइट, इसको तो एक जगह रख लिया अब, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा? फॉर h इक्वल्स टू 0 मीन्स नियर अर्थ सरफेस, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा?
GM अपॉन R हो जाएगा क्या? Yes, sir. ओके, क्योंकि मुझे स्मॉल g का फॉर्मूला पता है GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो कई बार ऐसा होता है कि हम g के टर्म में, स्मॉल g के टर्म में भी इस रिजल्ट को लिखते हैं. सो R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे GM R अपॉन R स्क्वायर रूट कवर, तो यहाँ से रूट अंडर GR भी आ रहा है. ठीक है, ये GR तो हर जगह पे वैलिड रहेगा. ठीक है, बस G उस पॉइंट पे ही लेना है, ये बात ध्यान रखेंगे. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? GM अपॉन R रूट कवर. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट शुड बी द हाइट सो दैट इट बिकम अ जियो स्टेशनरी. ये अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं बना हुआ है. ठीक है, जियो स्टेशनरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ और इसका सैटेलाइट का दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा. ठीक है, this is in general. For geostationary satellite, ओमेगा अर्थ इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ दैट सैटेलाइट होना चाहिए. ठीक है, तो नोइंग द अर्थ ओमेगा, आपको पता है ना ओमेगा कितना होता है अर्थ का? इट इज 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600. ये अर्थ का है एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो हमें ये ओमेगा पता है, इसलिए v जो होगा वो ओमेगा इंटू R प्लस एच के बराबर हो जाएगा. ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ द अर्थ इंटू R प्लस एच. ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, या फिर चलो ऐसे लिख लेते हैं, GM अपॉन R प्लस एच रूट कवर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू R प्लस एच. यू मस्ट बी नोइंग कि मुझे ओमेगा पता है, R पता है, G और M पता है, H निकालना है. सो फर्दर सॉल्विंग डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो GM इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R प्लस एच होल टू द पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ से H इक्वल्स टू निकल करके आएगा GM अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 minus R. Got it? Yeah. बाकी सारा वैल्यू पता है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So after orbital velocity, okay, एक और चीज देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ा दिया तो क्या होगा? फॉर्मूला देख करके हमें समझना होगा. क्या हाइट को बढ़ाना पड़ेगा? इसे आप सिंगल R प्लस एच को सिंपली छोटा r अगर लिख लूं, R इज योर कैपिटल R प्लस एच, तो क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट अंडर GM अपॉन स्मॉल r भी लिख सकते हैं? जस्ट टर्मिनोलॉजी को चेंज, टर्म्स को चेंज किया है, और कोई बड़ा चेंज नहीं है यहाँ पे. नाउ यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है
कि जितना दूर जाएंगे उतना ही वेलोसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा. इज इट और नॉट? आर के बड़ा होने से वेलोसिटी डिक्रीज करना पड़ेगा, हो जाएगा. Yes. ठीक है. दिस इज अगेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर द डिफरेंट ऑर्बिट्स, कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी उसका बड़े वाले ऑर्बिट में डिक्रीज कर जाएगा. ये फिर से उसी रूल को फॉलो कर रहा है, ये अलग नहीं है. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उससे अलग नहीं है, क्योंकि इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम फिर टी निकालते हैं. 2πr/v इक्वल्स टू टी. ठीक है. तो मैंने बोला ना कि रेडियस अगर फिक्स करोगे तो टाइम पीरियड, वेलोसिटी सब फिक्स हो जाएगा. अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दैट सैटेलाइट ये भी फिक्स हो जाएगा. ठीक है. सो हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा. नेक्स्ट concept is energy associated with a satellite moving around earth or anything. ठीक है. और ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का भी है. इनफैक्ट ऊपर वाला भी जो डिस्कशन चल रहा है वो भी ऐसा ही है. ठीक है. तो न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ा है तुम लोगों ने, एटॉमिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा है वहां पे. Yes, sir. Yes, sir. सो यू हैव अ सेट ऑफ फॉर्मूला लाइक कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना वेलोसिटी होता है. दैट v इज समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग, बट r होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n/z, ऐसा होता है. Radius Yes, sir. of the electron in a particular orbit, n is representing the orbit. Innermost orbit के लिए n का वैल्यू 1 होता है. जैसे इसे बाहर निकलेंगे 1 2 3 4 ऐसा लेते हैं. ठीक है. एनर्जी एसोसिएटेड वाज -13.6 इंटू n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. यू रिमेंबर दिस? ऐसा करके फॉर्मूला पढ़ा है. तो ये सब फॉर्मूला जो है वो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसी से आता है. ठीक है. सो Sir, या there is someone in the waiting. yes. Energy associated with satellite अराउंड अर्थ. देखो इसे जनरलाइज भी कर लीजिएगा. ये जब मैं बोलता हूँ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, इसका दूसरा मतलब ऐसे भी होगा प्लैनेट अराउंड सन. एम आई राइट गाइस? कोई एक सेंटर पे मास होना चाहिए, उसके चारों तरफ दूसरा मास मूव करना चाहिए, ऐसा सिचुएशन है. ठीक है. सो सेंटर पे सन है और एक ऑर्बिट में अर्थ अगर मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, सो यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स हो जाएगा. एंड दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी इज हाउ मच? gm/r. ठीक है. r is not the radius but it is the distance between the two mass. जैसे ऊपर वाले केस में देखो मैंने स्मॉल r लिखा था, तो स्मॉल r सीधा सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहाँ पे है. ठीक है. So now, what is the kinetic energy associated with this system? Is it half mv square? याद रखना ये m जो है वो अर्थ का m है ना, और कैपिटल M किसका है? जो सेंटर पे मास होगा उसका, दैट इज सन का. गॉट इट? सो हाफ इंटू स्मॉल m इंटू v स्क्वायर. सो हाफ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r.
This is the kinetic energy associated with the orbiting planet or satellite. Now come to the potential energy, gravitational potential energy. What is the formula? Minus G capital M small m upon r. Equation number 2. What is the relation between kinetic energy and potential energy magnitude? दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है? सो 2 times काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड. क्या ये दिख रहा है ऊपर के दोनों इक्वेशन से? यहां पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो ये वाला टर्म क्या है बताइए? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r. व्हाट इज दिस? इज इट काइनेटिक एनर्जी? Yes, sir. सो काइनेटिक एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म केवल. ठीक है, ओनली इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. इस पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी, दिस इज व्हाट वी कॉल टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी मीन्स व्हाट? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. दोनों को ऐड करो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को. G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r. कितना आ रहा है बताइए मुझे? माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r आ रहा है क्या? Yes, sir. सो एक तो ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव है, इसके ऊपर मैं अलग से बात करता हूं. ठीक है, अब अगर मैं इसे ई टोटल से डिनोट करूं, ई टी से, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई टी इज इट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी? जरा ऊपर का इक्वेशन नंबर 1 देखो. Yes. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दिस इज योर 4th इक्वेशन, दिस इज योर 5th इक्वेशन. Just go through this. Energy associated with this planet which is revolving around another big planet. Sir, here we are not going to consider the rotation of Earth, right? रोटेशन अपनी एक्सिस पे जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हो ना, तो उसे नहीं कंसीडर कर रहे हैं. यू आर राइट, क्योंकि वो ओमेगा बहुत छोटा है, उसकी वजह से उसे इग्नोर करके चल रहे हैं या फिर उसे नहीं कंसीडर कर रहे हैं. हम अर्थ एज अ होल ट्रांसलेशनल मोशन केवल कंसीडर कर रहे हैं ऑर्बिट में. ठीक Okay. है, उस स्पिन का जहाँ पे अप्लीकेशन आएगा तो हम स्पिन को पकड़ेंगे. अभी जरूरत नहीं है उसका, इसलिए उस पार्ट को कंसीडर नहीं किया गया है. बट यू आर राइट कि अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो मुझे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहिए. यू आर राइट. ठीक है, Yes. सो ये रहा हमारा टोटल रिलेशन, इसको भी समझ लोगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस कि टोटल एनर्जी निगेटिव आया है ना इस सिस्टम का, तो हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया है, दैट इज कॉल्ड बाउंड सिस्टम एंड अनबाउंड सिस्टम. बाउंड सिस्टम एंड अनबाउंड सिस्टम, बंधा हुआ सिस्टम और जो बंध नहीं सकता है, जो सिस्टम ब्लॉक नहीं हो सकता है, उस तरह का सिस्टम. जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का मूव करना, ये एक बाउंड सिस्टम का एग्जाम्पल है. ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मूव करना, ये भी एक बाउंड सिस्टम का एग्जाम्पल है. ठीक है, अनबाउंड सिस्टम कौन है? तो जैसे मान लो कि ये अर्थ है और कोई कॉमेट स्टार या एस्ट्रॉइड, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा था, वो अर्थ के बगल से पास करेगा तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा. मतलब इतना ज़्यादा स्पीड है. 3 पॉसिबिलिटीज़ है इसके पास.
या तो अर्थ एग्जैक्टली अर्थ के तरफ नहीं आ रहा था, अर्थ के बगल से पास कर रहा था, तो या तो वो अर्थ के साथ कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, या तो वो अर्थ के चारों तरफ आकर के रिवॉल्व करना चालू कर देगा, या तो वो अर्थ से डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा। डिफ्लेक्शन में भी है कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है या कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कम डिफ्लेक्शन है, ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस asteroid. It can collide with the earth, it can start revolving around the sun, earth, or it may deflect by the earth. ये जो केस 1 और 2 है ये अनबाउंड सिस्टम का एग्जाम्पल है। आई रिपीट, क्योंकि यहाँ पे जो एस्टेरॉयड है वो अर्थ के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, अर्थ के साथ मिल नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है वहाँ पे, ठीक है, ये गया इस तरह से चला गया। जबकि 3 जिसमें कि अर्थ के चारों तरफ वो रिवॉल्व करना शुरू कर दे, तो इसे हम कहेंगे कि बाउंड हो गया, कोलाइड कर जा रहा है, तो उसे भी हम कहेंगे कि वो बाउंड हो गया। क्या ये बात समझ में आया? अनबाउंड एंड बाउंड सिस्टम। उसी तरह से क्या न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटॉन होता है? प्रोटॉन होता है क्या, बताओ? न्यूक्लियस के चारों तरफ नो सर, नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन रहेगा ही नहीं, वो तो दूर चला जाएगा इससे। तो प्रोटॉन और न्यूक्लियस क्या ये कभी बाउंड सिस्टम बन सकता है? नो। आंसर इज नो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अनबाउंड सिस्टम। न्यूक्लियस का प्रोटॉन के साथ या फिर हाई स्पीड, ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, मतलब बाउंड सिस्टम होने और अनबाउंड सिस्टम होने के लिए क्या कंक्लूजन होगा? तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जो टोटल एनर्जी अगर निगेटिव है तो वो बाउंड सिस्टम है, टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो ये अनबाउंड सिस्टम है, ठीक है। टोटल एनर्जी में क्या आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आता है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा वो समझाता हूँ इसमें, ठीक है। पहले तो प्रोटॉन और प्रोटॉन का पोटेंशियल एनर्जी क्या K Q1 Q2 अपन R होता है? अगर काइनेटिक एनर्जी ना भी हो तो भी क्या ये पॉजिटिव आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी अकेले में? यस, इट इज कमिंग पॉजिटिव एंड देयरफॉर दिस इज अनबाउंड सिस्टम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसका पॉजिटिव हो गया तो टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को अगर 0 ले ले तो, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस। पहले तो मैंने समझाया, अभी डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। अब थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। फॉर बाउंड सिस्टम व्हाट इज द कंडीशन? तो बाउंड सिस्टम के लिए कंडीशन है कि टोटल एनर्जी शुड बी निगेटिव। टोटल एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी यूजुअली रहता है? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? बताओ, यस ना? यस। तो जैसे मान लो किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी -10 है, पोटेंशियल एनर्जी -10 है, ऑफकोर्स ग्रेविटेशन में निगेटिव आता है, या फिर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है -10, अब मैं उस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करूंगा, तो हो सकता है 1 यूनिट का काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करूं, तो अभी बताओ टोटल एनर्जी कितना हो जा रहा है? 1 काइनेटिक है और पोटेंशियल एनर्जी -10 है, इज इट निगेटिव? Yes, sir. तो ये सिस्टम अभी बाउंड है। मेरे हाथ में एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ही बढ़ाना है, मेरे हाथ में जो है ना वही काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। अब मैंने अपने काइनेटिक एनर्जी को 8 कर दिया और पोटेंशियल एनर्जी 10 है, व्हाट इज द नेट एनर्जी कमिंग? -2। Negative, इट minus. इज स्टिल बाउंड। अगर 10 कर दिया काइनेटिक एनर्जी को जो मेरे हाथ में था स्पीड बढ़ा करके, अभी ये 0 हो गया, इस सिस्टम को क्या बोलोगे? तो ये बाउंड्री पे पहुंच चुका है, ठीक है। बाउंड था तो ऑलमोस्ट बाउंड इसे कहा जाएगा, अगर अनबाउंड था तो ऑलमोस्ट अनबाउंड कहा जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जिस साइड से ये अचीव होगा ना
0, उस साइड का वैल्यू हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अनबाउंड है, ऑलमोस्ट बाउंड सिस्टम है अभी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इसको तो ये अनबाउंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये एकदम बाउंड्री पे पहुंच गया, क्योंकि मेरे हाथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना था। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी 12 कर दिया, अब बताओ क्या आ रहा है टोटल एनर्जी, पॉजिटिव। और अच्छा। अब ये सिस्टम अनबाउंड हो गया, अब ये सिस्टम अनबाउंड हो गया। तो किस प्रोस्पेक्टिव में ये बात हो रहा है वो देखो, ये अर्थ है, यहाँ एक स्टोन है, आपको पता है कि ये स्टोन और अर्थ सरफेस पे अगर है तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R होता है। इसे ही मैंने -10 बोल रखा है, गॉट इट। अब आप क्या करोगे, आप यहां से थ्रो करोगे, तो थ्रो करोगे तो कौन सा एनर्जी मिलेगा स्टोन को, काइनेटिक। Kinetic energy. सो व्हेन यू थ्रो इट विथ 8 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या ये स्टोन वापस अर्थ पे आएगा, तो आंसर है Yes, यस, sir. ठीक है। ये इसे कहते हैं बाउंड सिस्टम होना। ये ऊपर जाएगा, काफी ऊपर जाएगा, लेकिन अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाएगा, अर्थ के अट्रैक्शन से बाहर नहीं जाएगा, सो इट विल कम बैक। अगर 12 के काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा स्पीड से अगर तुमने थ्रो किया तो क्या ये अर्थ पे वापस आएगा, तो आंसर है कि नहीं आएगा वापस, ठीक है। ये अर्थ से दूर चला जाएगा। इतना आपने काइनेटिक एनर्जी इसमें भर दिया है कि अर्थ के अट्रैक्शन को ओवरकम करके ये निकल जाएगा। सो दिस बिकम एन अनबाउंड सिस्टम, गॉट इट। दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू escape the stone is called escape velocity, got it। यस सर। सबसे पहले अनबाउंड सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी सिस्टम का निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक निगेटिव रहेगा तब तक सिस्टम बाउंड रहेगा। अगर बड़ा हो गया टोटल एनर्जी तो अनबाउंड सिस्टम बन जाएगा। फॉर अनबाउंड सिस्टम E total will be greater than 0। एक सिस्टम को बाउंड से अनबाउंड बनाने के लिए मेरे पास जो रहेगा ऑप्शन, वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके, राइट। अगर मैं थोड़ा ग्राफ बनाऊं इंडिविजुअल एनर्जी का दो मास के बीच में, सो एक मास सेंटर पे लेंगे और दूसरा मास जो है r डिस्टेंस पे लेंगे, दिस इज द एनर्जी। सो डिस्टेंस बढ़ाने पे ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है -G कैपिटल M स्मॉल m इक्वल्स टू U। तो R के चेंज करने पे, R के इंक्रीज करने पे U भी इंक्रीज होगा ना, निगेटिव साइन की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप निगेटिव साइन को हटा दो तो आप कहेंगे कि R के बढ़ने से U क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली रिलेटेड। बट बिकॉज ऑफ बीइंग माइनस, R के बढ़ाने से U बढ़ने लगेगा। तो वो ग्राफ ऐसा आएगा क्या, निगेटिव है इसलिए नीचे की ओर बनेगा और ऐसा आएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, P ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R, इज इट और नॉट। पीछे लिखा है मैंने, हाफ mv स्क्वायर से ही आया है ये, ठीक है। हर ऑर्बिट में अलग अलग वेलोसिटी होगा और इसलिए ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पहले तो पॉजिटिव है एंड R के बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो रहा है। सो क्या ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा,
सो यस इट इज, ठीक है। नाउ कम टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी विच इज द सम ऑफ potential energy plus kinetic energy, and it was minus g capital M small m upon 2r. तो क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू और छोटा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। सो विल यू एक्सेप्ट दिस ग्राफ? मुझे बताओ, तुम बताओ, क्या ये होगा ई टोटल या फिर ये होगा ई टोटल? इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा, 1 या 2? 1. वेरी गुड, दिस विल बी 1। अच्छा हुआ पूछ लिया तुम लोगों से, नहीं तो मैं तो 2 बताने वाला था। 1 क्यों होगा? क्योंकि कुछ पॉजिटिव के साथ निगेटिव को हम प्लस करेंगे, जैसे -10 में +2 करेंगे तो -8 आएगा ना, तो ये -8 और ऊपर ही होगा, है ना, तो -10 से तो ऊपर ही होगा। एंड देयरफॉर दिस इज द वेरिएशन ऑफ ऑल द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस प्लैनेट और सैटेलाइट, वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। हम बात कर रहे थे बाउंड एंड अनबाउंड सिस्टम पे। तो जो स्केप वेलोसिटी होता है एक स्टोन का, वो बेसिकली अनबाउंड करने के लिए है। आपने पहले से सुना तो है ही, स्केप वेलोसिटी कितना होता है एक स्टोन के लिए? अर्थ से अगर बाहर थ्रो करना है, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी इम्पार्टेड? अरे 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड सुना है तुम लोगों ने रॉकेट के लिए? नो आंसर, मतलब नहीं। चलो देखो, व्हाट इज स्केप वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी of an object to escape from Earth's gravitational pull, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए ये कम से कम वेलोसिटी होता है, ठीक है, जिसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन करेंगे मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल नेवर कम बैक ऑन अर्थ, है ना। अगर आप इस स्पीड के साथ स्टोन को थ्रो कर दोगे देन इट विल नेवर कम बैक टू अर्थ। तो पहले इसका डेरिवेशन करते हैं। फॉर्मूला होता है 2gm अपॉन आर रूट कवर। और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उस पर मैं बात करता हूं, ठीक है, बट किस डायरेक्शन में तुमने थ्रो किया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ थ्रो और प्रोजेक्शन। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ये कैसे अलग है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में केवल gm अपॉन r था रूट कवर में, यहाँ 2 आ जाता है, ठीक है। सो ve इज √2 टाइम्स v ऑर्बिटल। स्केप वेलोसिटी जो होता है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। द सेम कैन ऑल्सो बी रिटन एज √2g इंटू r, ठीक है, जी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं। लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूला। ये अर्थ सरफेस है, यहां पे स्टोन है, एंड यू हैव इम्पार्टेड सम वेलोसिटी v एंड यू वांट दैट इट शुड नेवर कम बैक। तो हम ये कहेंगे ना कि आपने थ्रो किया तो ये चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है, कहीं नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। तो कहाँ पहुंच चुका है ये स्टोन? बहुत 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 दूर पहुंच चुका है, ठीक है। उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, बहुत दूर को?
इन्फिनिटी, वहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम मान लेंगे कि देयर इज अ वेरी फीबल वेलोसिटी एट इन्फिनिटी, ना के बराबर कुछ वेलोसिटी उसके पास है, ठीक है। तो ये v डैश जो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए अगर उसे वापस नहीं आना है तो। क्या ये बात सही है? क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर वापस ये अट्रैक्शन के वजह से वापस ये नीचे आना शुरू कर देगा। तो हम चाहते हैं कि v डैश नॉन जीरो हो। गेटिंग माई पॉइंट? इन्फिनिटी पे पहुंच करके भी इसमें कोई वेलोसिटी जीरो ना हो। दिस इज व्हाट वी विल थिंक ऑफ। तो मेरे पास दो यहाँ पे लगेगा कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, क्योंकि मुझे v डैश एस्टिमेट करना है इन टर्म्स ऑफ v, ठीक है, और v डैश को लेना है कि वो नॉन जीरो होगा। अगर वो नॉन जीरो होगा तभी वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। सो दो सिचुएशन में एनर्जी लिखेंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल। फाइनल का मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब रहेगा, इनिशियल का मतलब जब अर्थ सेपरेशन मतलब अर्थ सरफेस पे रहेगा। तो देखो हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन द स्टोन गिवन v स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्योंकि अर्थ सरफेस पे है तो आर ही है सेपरेशन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम के बीच में। दिस इज द टोटल इनिशियल एनर्जी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल टोटल एनर्जी? तो फाइनल टोटल एनर्जी इज mv डबल डैश mv डैश स्क्वायर, हाफ mv डैश स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो। इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये दोनों एनर्जी को इक्वल होना है, क्योंकि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा था। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन आर इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। नाउ मैंने जैसा बोला कि ये v डैश जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये टर्म हमेशा जीरो से बड़ा हो जाएगा क्या? क्यों? फॉर नॉट टू रिटर्न। रिटर्न कब करता? अगर v डैश जीरो हो जाए, एक डेफिनेट हाइट पे जाकर के v डैश जीरो हो जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से वो वापस लौट आएगा, ठीक है। तो ये वापस लौटेगा नहीं, तो हमने v डैश को जीरो नहीं लिया है। तो जीरो नहीं लिया है तो v स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दो बाउंड्री के लिए। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। रीअरेंज करोगे तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2g कैपिटल एम अपॉन आर, रूट कवर आ जाएगा। So what is this velocity for? To escape, है ना। escape करने के लिए जो velocity होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। तो v minimum is your escape velocity just to escape, and that is coming as this. अभी इससे ज्यादा होगा तो अच्छा है, वो तो पक्का ही निकल जाएगा। So just go through this and ask me if you have any question. So what is the basis of calculation? To escape, velocity should be non-zero at infinity. To escape, velocity at infinity should be non-zero. कुछ ना कुछ होना चाहिए उसमें,
कितना होगा उससे मतलब नहीं है, जितना ज़्यादा आप स्पीड इम्पार्ट करेंगे उतना ही इन्फिनिटी पे ज़्यादा वेलोसिटी बचा रहेगा, ठीक है। सो escape वेलोसिटी का डेरिवेशन हमने सीखा है। नाउ आई एम टेलिंग दैट दिस escape वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ थ्रो। मैंने फिगर में शो किया है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया है, बट यू कैन थ्रो इट हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। नीचे हम नहीं थ्रो करेंगे क्योंकि वो सीधा सीधा फ्लोर से टकरा जाएगा, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन हम डिस्कस करना चाहते हैं उसके साथ फिट नहीं बैठ रहा है। अदरवाइज हम इसे नीचे भी थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं बात करने वाला हूं कि क्या होगा अगर हम इस तरह से थ्रो करेंगे तो। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो उस स्टोन के पास ना हम क्या क्या वेलोसिटी उस स्टोन में इंपार्ट कर सकते हैं। फॉर स्टोन उसका वेलोसिटी v ऑर्बिटल से छोटा रख सकते हैं, ठीक है। उसका वेलोसिटी v ऑर्बिटल के बराबर रख सकते हैं, v ऑर्बिटल से बड़ा लेकिन escape वेलोसिटी से छोटा, escape वेलोसिटी के बराबर उसका वेलोसिटी रख सकते हैं, एंड लास्टली उसका वेलोसिटी escape वेलोसिटी से बड़ा रख सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है जो हम उस स्टोन में दे सकते हैं, ठीक है। तो कैसा पाथ वो अक्वायर करने वाला है वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अर्थ को अब अर्थ के जैसा पूरा स्फीयर नहीं मान करके एक पॉइंट मास लेना है सेंटर पे। हम ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही मान लो बना रहे हैं कि अर्थ को क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंट मास के जैसा ले रहे हैं, ठीक है। और ये रहा अर्थ सरफेस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर अर्थ। तो अर्थ सरफेस पे एक स्टोन यहां है 1 पे, ठीक है। नाउ आप यहां से टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो करोगे। पहले मुझे इस पे बात करना है कि अगर आपका स्पीड, स्टोन का स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो गया जो कि gm/r √gr के बराबर होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पाथ ऑफ द स्टोन? यू आर सेइंग दैट कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, तो ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिट में जाएगा ना, elliptical path. नॉट एलिप्टिकल, ऑर्बिटल। ऑर्बिट का मतलब क्या था, सर्किल में जाना। तो ये स्टोन जो है ना वो अर्थ सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस के पैरेलली मूव करता रहेगा, ठीक है। हालांकि अर्थ सरफेस को आपको रिमूव कर देना है, अर्थ को हमने एक पॉइंट मास के जैसा ट्रीट करना है सेंटर के ऊपर, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, ठीक है। या फिर आप जब स्पेस में देखोगे तो स्पेस में ये एक छोटा सा मास हो गया जो कि डॉट के जैसा दिख रहा है, और बहुत दूर से कोई पार्टिकल को हम इस तरह से इंपार्ट करने वाले हैं। सो व्हेन दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट, इट विल बी इन सर्किल, ठीक है। तो फिर बाकी पॉसिबिलिटीज पे भी बात करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ द वेलोसिटी इज मोर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी बट लेस देन इलिप्टिकल एस्केप वेलोसिटी। तो क्योंकि ये एस्केप नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं बताऊं कि इसका जो पाथ होगा ना वो ऐसे चला जाएगा, इलिप्टिकल, जो अभी बोल रहे थे आप। ये पाथ बनेगा जिसमें इलिप्स होता है, तो आपको पता है कि सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस होगा। तो इस बारी सन के काफी दूर होगा, मतलब सॉरी सन बोल रहा हूं मैं, जैसे यहां पे तो अर्थ है, ये पॉइंट अर्थ का है, तो अर्थ विल बी
on the focus at the focus of the ellipse, ठीक है। और जिस साइड से थ्रो करेंगे उस साइड से डिस्टेंस कम होगा और जिधर ये जा रहा है उधर ये ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? ये थर्ड केस है, व्हेन योर वेलोसिटी इज मोर देन वेलोसिटी इज मोर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप तो किया नहीं, बाउंड ही रहना है, लेकिन ऑर्बिट भी नहीं बन सकता। ऑर्बिट होने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए था, तो उससे ज़्यादा है तो एलिप्स बना देगा। सो कैन यू थिंक ऑफ केस नंबर 1? ये है केस नंबर 2, v इक्वल्स टू v नॉट। कैन यू थिंक ऑफ केस नंबर 1? जो स्पीड है वो लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो फिर से सर्किल तो नहीं होगा। देन व्हाट इज द ऑप्शन? एलिप्स ऑप्शन बनेगा। लेकिन उस इलिप्स का केस क्या रहेगा? तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये है केस नंबर 1, v लेस देन v नॉट में। अगेन जो इलिप्स बन रहा है उसमें अर्थ जो होगा वो वन ऑफ द फोकस पे होगा, लेकिन थ्रो पॉइंट से अर्थ दूर रहेगा और दूसरे पॉइंट के करीब रहेगा। क्या ये समझ में आया? केस 3 एंड केस 1 में क्या फर्क है? दोनों इलिप्स है, लेकिन केस 1 में और केस 3 में क्या फर्क है? तो फोकस के करीब है या फोकस से दूर है थ्रो पॉइंट, ये इसमें फर्क है, ठीक है। और कौन सा केस है? 1 2 3 हो गया। फोर्थ, एस्केप वेलोसिटी के साथ अगर थ्रो किया तो ये एस्केप कर जाएगा, ठीक है। एस्केप करेगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ये अनबाउंड हो गया। दिस इज केस नंबर 4, velocity is equals to escape velocity. What will happen if the speed is more than the escape velocity? तो अगेन escape तो पक्का ही है, लेकिन पाथ इसका थोड़ा अलग हो जाएगा, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यह है केस नंबर 5, v ग्रेटर देन ve। बाय नेम जो फिफ्थ पाथ है उसे हाइपरबोला कहा जाता है, जो फोर्थ पार्ट है वो पैराबोला कहलाता है, ठीक है। बाकी सब पता है, इलिप्स, सर्किल इस तरह से है। सो दिस इज द शेप ऑफ दिस इज द पाथ अक्वायर्ड एट डिफरेंट वेलोसिटीज। एनी क्वेश्चन यू हैव? सर अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन अराउंड सन कौन सा केस है? अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड सन कौन सा केस है? इलिप्स वाला केस है ना। तो मतलब फर्स्ट या अभी थर्ड? नहीं, वैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको स्टार्ट पॉइंट कहाँ पता है, सन का अर्थ कहाँ से चालू किया चलना, ये हमें पता है कि इलिप्स में है। सन एक फोकस पे है, ठीक है, और अर्थ जो है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, बट आपको ये थोड़ी ना पता है कि इस अर्थ को कहाँ से थ्रो किया गया था चलना। समझ रहे हो? यस। हम ये मानते हैं कि देयर वाज अ वेरी बिग एक्सप्लोजन इन द यूनिवर्स, और फिर उस एक्सप्लोजन में बहुत सारे पार्टिकल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब कुछ जनरेट हुआ, और सब अपने अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड उनका जो एंगुलर वेलोसिटी वगैरह था, उन सब के वजह से सब एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो चुका है, ठीक है। अभी भी वो एसोसिएशन एक तरह से कंप्लीट नहीं है। सो प्लैनेट्स आर एडजस्टिंग देमसेल्फ इन द यूनिवर्स। सो यू डोंट नो कि वो कौन सा केस होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोन को लेकर के, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट हमें पता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर बट अभी जो अर्थ का वेलोसिटी है उसको हम लोग सन का ऑर्बिटल वेलोसिटी से कंपेयर कर सकते हैं क्या? अर्थ का जो वेलोसिटी है सन के ऑर्बिटल वेलोसिटी से? यस। नहीं समझे एंड सर मतलब अच्छा, अर्थ का नहीं कर सकते ना। देखो, किसी एक पॉइंट पे ही अर्थ का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो किसी एक पॉइंट पे ही मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये इलिप्स में चल रहा है, तो अर्थ का अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है ना।
Yes, sir. व्हेन यू से ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका मतलब कि स्पीड सेम हो गया थ्रू आउट पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स पे, जो कि नहीं है केस. सो व्हेन यू से कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ इस वेलोसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं किसी तरह से, सो आई एम सेइंग नो. एक्चुअली हमें ये देखना है कि थ्रो पॉइंट पे क्या वेलोसिटी था, हम कैसे मोशन वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हैं उस स्टोन में, ठीक है ना. तो अर्थ के लिए कोई स्टार्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, इन सब से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. व्हाट वी नो राइट नाउ अबाउट अर्थ इज कि इलिप्स में है, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है. इनफैक्ट इन सारों में ये जो केसेस 1 2 3 4 5 ये सब जो बनाया है, सब में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्या अर्थ के अबाउट? तो यस, क्योंकि हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो तो अर्थ से ही पास कर रहा है, टॉर्क. जैसे यहाँ पे था तो फोर्स लाइन ये है क्या, यहाँ पे था स्टोन तो फोर्स लाइन ये है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो टॉर्क इज जीरो इन ऑल द केसेस, सो एंगुलर मोमेंटम तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, बीट एनी पाथ. एनर्जी कंटेंट के बेसिस पे हमने ये डिफाइन किया है कि वो कौन से पाथ में जाएगा, फ्री हो जाएगा या फिर बाउंड रहेगा, ठीक है. किस बेसिस पे डिफाइन किया है? एनर्जी कंटेंट के बेसिस पे. ये जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग वेलोसिटी से इंपार्ट करना है, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गिव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी इन द स्टोन. इसका पोटेंशियल एनर्जी तो फिक्स है, जिस जगह पे खड़े हो वहां से. तो अब जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दोगे उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी स्केप करने का बनेगा, ठीक है. सो दिस वाज कंप्लीट डिस्कशन. इनफैक्ट एक तरह से हम लोगों ने ये सारा पोर्शन ग्रेविटेशन का भी कंप्लीट कर लिया है. जो भी कुछ है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स इससे एसोसिएटेड वो हम लोग देखेंगे अब, तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है. खास करके स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है. लेकिन जो बेसिक रूल है वो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बजाय सरफेस से, हम सरफेस से कुछ ऊपर जा करके और तब हम स्टोन को थ्रो करें, देन व्हाट विल बी द स्केप वेलोसिटी. ठीक है. डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ये मैंने समझाया है. बट अब उस डायरेक्शन का मतलब आप ये नहीं सोचना कि हम सीधा स्टोन को अर्थ के सेंटर के तरफ, मतलब इधर की ओर थ्रो करेंगे, ठीक है. आपको चारों तरफ थ्रो करना है, ठीक है, बट एक प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में थ्रो करना है और सरफेस से कुछ एंगल पे थ्रो करना चाहिए, ठीक है. चलो अब बाकी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस इसमें नेक्स्ट सेशन में करते हैं हम लोग. आज डाउट सेशन है तुम लोगों का, सो सेंड मी डाउट्स and I will also be looking for who will be absent in this doubt session. Okay, so be present. अगर आपके डाउट्स नहीं रहेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस उठा करके डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलिए, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द डाउट सेशन. Bye, sir. Thank you, sir. यस.